Hello students, welcome to another class of history from Brain Aspire। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि ज़ोल्वरिन क्या है, कैसे कैसे नए रिफॉर्म्स आए, प्रूशिया ने ज़ोल्वरिन बनाया। मगर उसके बाद आज हम देखेंगे कि फिर से कॉन्ज़र्वेटिव ऑर्डर कैसे आया। अब कॉन्ज़र्वेटिव ऑर्डर क्या होता है? हमने देखा कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम है ना। हमने देखा कि इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू फ्रीडम आया सोसाइटी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। अब अगर तुम लोग याद करोगे, हम लोगों ने शुरू किया था मोनार्कीज से कि मोनार्की होता था एक टाइम पे जिनको तोड़ करके डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स बनाए गए थे। फ्रेडरिक सॉरे के पिक्चर में हमने वहाँ पे देखा था। तो ये जो मोनार्की होता था ना, ये मोनार्की को जो लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है, और जो लोग चाहते थे कि कोई भी चेंज ना आए, जो है जैसा है वैसा ही चलने दो, इनको ही बोलते हैं कॉन्ज़र्वेटिव्स। ठीक है, तो ये कॉन्ज़र्वेटिव्स फिर से पावर में लौट के आए थ्रू द कांग्रेस ऑफ वियना, राइट। तो नेपोलियन को हराने के बाद, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक नाम के एक इंसान थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है। ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक ने ये कांग्रेस ऑफ वियना ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे जो पुराने मोनार्कीज थे ना, उनको रिस्टोर कर दिया गया, मतलब उनको फिर से पावर में लौटाया गया, जिनको पावर से हटा दिया गया था बाई फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन। और जैसे ही ये मोनार्कीज पावर में आए, पहला काम जो उन्होंने किया कि जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे ना, उनको सप्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया, उनको दबा दिया गया। अब इसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना होने के बाद फिर से कॉन्जर्वेटिव जो पावर था वो पावरफुल हो गया पूरे यूरोप में। अब कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर में एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक तो मेटरनिक का कंट्रोल था, क्योंकि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया से थे, ठीक है, उनका पूरा कंट्रोल चलता था ऑलमोस्ट यूरोप के बहुत बड़े इलाके के ऊपर। और उन्होंने फिर से सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया, और भी भयानक तरीके से कंट्रोल ऑफ प्रेस एंड स्पीच, ये बहुत बढ़ गया, मतलब नेपोलियन के टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गया। और उसके साथ साथ रिप्रेशन शुरू हुआ। अब रिप्रेशन के अंदर क्या आता था कि समझो कहीं पर भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको वायलेंटली बंद करने का कोशिश करते थे। कहीं पर भी अगर डेमोक्रेटिक आइडियल्स प्रोपागेट हो रहे हैं, पॉपुलराइज हो रहे हैं, तो उसको भी ज़ोर ज़बरदस्ती बंद कर देते थे। तो ऐसे डिफरेंट तरीक़ों से उनका मेन एम जो था वो था कि फिर से लिबरल आइडियाज़ या डेमोक्रेटिक आइडियाज़ सामने ना आ पाए। ये था मेन मोटिव उन लोगों का। नाउ वी कम टू गुसेप माज़िनी। ये गुसेप माज़िनी ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि ये गुसेप माज़िनी इटली में बहुत कैरिज्मेटिक और पॉपुलर थे। इन्होंने इटली में डिफरेंट प्रोटेस्ट के थ्रू, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और लिबरल आइडियाज़ को प्रोपागेट किया था। मगर क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ज़र्वेटिव ऑर्डर था और मेटरनिक बहुत पावरफुल था, तो इसीलिए ना वो सामने नहीं आ पाता था। मतलब अगर वो सामने आके कुछ करता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसा सिचुएशन था। इसीलिए वो छुप गए, ठीक है। छुप के उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए। सीक्रेट सोसाइटीज़ आर सोसाइटीज़ दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था कहाँ पे ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनते हैं, कहाँ पे ये लोग मिलते हैं, कहाँ पे ये लोग अपने काम को करते हैं। कुछ गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, कुछ कंजर्वेटिव ऑर्डर को पता नहीं चलता था। अब सीक्रेट सोसाइटीज़ के अंदर दो एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो है, एक है हम लोगों का यंग इटली
और दूसरा हम लोगों का यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का ही जो मेन आइडिया था वो था टू प्रमोट यूनिटी एंड रिपब्लिकनिज्म। यूनिटी मतलब वो ये चाहते थे कि इटली जो बड़ा इटली देश है, इटली देश को एकजुट करके एक यूनिफाइड नेशन बना पाए और उसके साथ साथ रिपब्लिक नेशन बना पाए। फिर से रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड होता है, ऐसे हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द कंट्री है। और ये इलेक्टेड है, मगर इंडिया में ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कहीं कहीं पे ये डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं कि किसी किसी देश में, मगर इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो जब भी किसी भी देश का जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो इलेक्टेड होता है, तभी जाके उस देश को हम बोल सकते हैं एक रिपब्लिक। और उनका जो मेन आइडिया था वो था कि रिपब्लिकन ड्रीम्स को, रिपब्लिकन आइडियाज़ को पॉपुलराइज करना और प्रमोट करना। अब इनसे ना कॉन्जर्वेटिव्स बहुत डरते थे, पता है, बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि एक तो ये सीक्रेट में काम करते थे, तो कंजर्वेटिव ऑर्डर को पता नहीं चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है। उनके पता चलने से पहले ही चीज़ें हो जाते थे। ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था ये लोग बहुत अच्छे स्ट्रैटेजाइज करके काम करते थे। इनको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उस टाइम पे। इस वजह से भी कंजर्वेटिव ऑर्डर बहुत डरते थे गुसेप माज़नी और उनके सीक्रेट सोसाइटीज़ से। ओके, नाउ वी कम टू, सॉरी ये स्लाइड है वहाँ, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। जुलाई रेवोल्यूशन क्या है? ये जब 1830 से 1848 का एक पीरियड था, ठीक है, 1830 से 1848, ये जो पीरियड था, ये पीरियड को हम बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना पूरे यूरोप में डिफरेंट जगहों पे बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ था टू अंडरस्टैंड एंड इस्टेब्लिश द लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज, कॉन्जर्वेटिज्म को हटा के। ये शुरू हुआ था विथ जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो ऑब्वियसली जुलाई में हुआ था, इसीलिए इसको जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। और हुआ था कब? 1830 को। 1830 में जब हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन, उसका मेन जो आइडिया था वो था टू ओवरथ्रो द बर्बन मोनार्की। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जो बर्बन मोनार्की था उसको कंप्लीटली ओवरथ्रो कर दिए उन लोगों ने। और ओवरथ्रो करने के बाद उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश किया अंडर लुई फिलिप। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है क्या। मोनार्की क्या है ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या फिर रानी जो भी है वही रूल करता है, ठीक है, किंग और क्वीन ही रूल करता है। मगर ये रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसी के बेसिस में किंग और क्वीन को रूल करना पड़ता है। उसके बाहर जाके वो रूल नहीं कर सकते, उसी के अंदर करना पड़ता है। तो बेसिकली constitutional monarchy was established after the liberal revolutionaries overthrew the Bourbon dynasty। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, इसके हेड में कौन थे, इसके टॉप में कौन थे? वो थे लुई फिलिप। अब ये लुई फिलिप का नाम याद रखना बहुत बार क्वेश्चन में आता है। तो अगर हम एक बार झपाझप रिवाइज करें, ठीक है, कि हमने क्या क्या कवर किया, तो एकदम शुरू में हमने देखा फ्रेडरिक सॉरे का आइडिया अबाउट नेशनलिज्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है।
उसके बाद हम लोगों ने देखा अर्नस्ट रेनन का पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वहाँ पे ला पत्रे, ला सितोयन, है ना, यूनिफॉर्म लॉज, नेशनल सिंबल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा जैकोनिम क्लब। जैकोबिन क्लब के बाद आया नेपोलियन। फिर नेपोलियन को हराने के बाद ड्यूक मेटरनिक ने कांग्रेस ऑफ वियना ऑर्गेनाइज किया था। अब कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था 1815 में। अब 1815 से 1830 ये जो टाइम पीरियड था, ये ना कॉन्जर्वेटिव्स के लिए मेनली पावर का टाइम था। इस टाइम पे ये 15 साल कॉन्जर्वेटिव्स बहुत अच्छे से पावर में थे। मगर 1830 के बाद फिर से सिचुएशन चेंज होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्जर्वेटिव्स को धीरे धीरे हराना शुरू कर दिया किन लोगों ने, गुसेप माज़िनी और डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बने थे उन लोगों ने। और इसी से आया फाइनली हम लोगों का जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में 1830 में। जुलाई रेवोल्यूशन के थ्रू जो बर्बन मोनार्की था उसको हटा दिया गया पावर से, और उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश किया गया अंडर लुई फिलिप। ऑलराइट, ओके। Now in the next class we will see Greek War of Independence and different other revolutions and understand the later part of the chapter. Okay, so this is all for this class. Thank you. We'll meet soon.